नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम। आप सभी का मैं रणधीर चौधरी आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल अन अकेडमी यूपी एग्जाम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अन अकेडमी डिजिटल लर्निंग ऐप का ही एक हिस्सा है। मैं रणधीर चौधरी आज आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं आपके लिए ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि आने वाला साल आपके जीवन में नई सफलताएं लेकर के आए, आप नई बुलंदियों तक पहुंचे। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आपके जीवन में मंगलमयी हो। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों हमारे साथ में। आने वाला साल आपके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए, नए उत्साह, नए जोश, नए उमंग के साथ नए साल में एक नए संकल्प के साथ शुरू हो जाइए हमारे साथ में कि 2021 में एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मेरे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के, और उसके पश्चात आप मुझे यहाँ पर मेरे नाम से सर्च कीजिएगा। मेरा नाम है रणधीर चौधरी। मैं आपको यहाँ पर रणधीर चौधरी के नाम से मिलूंगा एजुकेटर्स की लिस्ट में, और आप सर्च करके मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरी और भी ज़्यादा क्लासेज, स्पेशल क्लासेज यहाँ पर जो कि फ्री क्लासेज होती है वो मिलेगी, जिसके लिए आपको एक इनवाइट कोड पूछा जाएगा जिसमें आप REN10 लगाना ताकि आप क्लास से जुड़ जाओ। इसके अलावा आपको अगर मेरी और भी थ्योरी की क्लासेज चाहिए, संपूर्ण कोर्स चाहिए, यूपी टेट, सुपर टेट, ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए इंडियन हिस्ट्री का, तो आप जितना जल्दी हो सके प्लस कोर्स परचेज कीजिए। मैंने लगभग इंडियन हिस्ट्री का कोर्स पढ़ा दिया है। प्लस कोर्स लेने पर ही आप इन क्लासेज को देख पाओगे। अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हो, आपकी इसकी जानकारी नहीं है, तो आप मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डाल दीजिएगा, मैं आप तक अपने आप जुड़ जाऊंगा। इसके अलावा आप अगर खुद जानते हैं प्लस कोर्स के बारे में, तो आप प्लस कोर्स लेते समय आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। उस रेफरल कोड में अगर आप REN10 लिखते हैं तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर अनअकैडमी से किसी भी प्रकार का प्लस कोर्स ले रहे हैं, UPSC, UPPSC, RPSC, BPPSC, बैंक, SSC, यहाँ तक कि मेडिकल, नीट वगैरह, JEE वगैरह का, क्लेट वगैरह का, कैसा भी आप कोर्स ले रहे हैं, तो उस कोर्स में आप यही कोड काम में लीजिएगा ताकि आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाए। एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी क्लास मिस ना कर पाए। जैसे ही क्लास शुरू हो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जो हम कल पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, जिसके बारे में। उस पर बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारी क्लास है आर्य सभ्यता। इसी को किस नाम से जानते हैं? वैदिक सभ्यता। इसके बारे में मैं कल आपको बता चुका हूं कि कैसे ये सभ्यता है, कैसे इनका उद्गम हुआ है, कहां से इनका जुड़ाव है, कौन सा इनका समय काल है, ये सारी जानकारियां हो चुकी है। अब आज से हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ना शुरू करेंगे। ऋग्वैदिक काल, मैंने आपको बताया था कल ही कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तरवैदिक काल। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। सबसे पहले ध्यान दे लेना, सबसे पहला बिंदु ऋग्वैदिक काल, सिंधु आर्य सभ्यता का यह काल विंटर ने निर्धारित किया था। यह काल विंटर निच, इतिहासकार में विंटर निच ने निर्धारित किया था। उन्होंने ही डिवाइडेशन किया था कि सिंधु सभ्यता दो भागों में
सॉरी आर्य सभ्यता दो भागों में विभक्त है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, पूरी की पूरी बात, पूरा वैदिक काल जो है तो ध्यान दे लेना, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो दूसरी तरफ वहीं पर वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ये ध्यान रख लेना। फिर आगे एक एक बिंदु सुनते जाना आप। ऋग्वैदिक जो संस्कृति है, ऋग्वैदिक काल की संस्कृति है, इनका समाज है, प्रशासन है, इनकी अर्थव्यवस्था है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनते जाना आप, लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण, पशुपालन आधारित और राजतंत्रीय थी। और कैसी थी दोस्तों? और राजतंत्रीय थी, अर्थात यहां पर राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। ये ध्यान देना आप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही है इसमें कि ऋग्वैदिक संस्कृति राजतंत्रीय संस्कृति थी। फिर इसके पश्चात इसी में आगे ध्यान से सुनते जाना, ग्रामीण थी, मैं बता चुका हूं। इनका मुख्य व्यवसाय जो था, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? पशुपालन था। फिर उसके पश्चात ध्यान देना, ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ थे। ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ प्रजाति के थे। आप अपने कॉपी पेन साथ में लेकर रखा करो। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, खानाबदोश थे। फिर उसके पश्चात आगे ध्यान देना, उनका मुख्य व्यवसाय है ना पशुपालन था, घुमक्कड़ थे। इसी कारण ऋग्वैदिक काल में कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। आ रही है आपको मेरी बातें समझ में? कॉपी पेन हाथ में रखिएगा और लिखते रहिएगा। इस काल का सबसे प्रमुख ग्रंथ, इस काल का जीवन कैसा भी हो चाहे वो किस पर आधारित था, इस काल का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? तो अब मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, इस काल का प्रमुख ग्रंथ जो था वो कौन सा था? ऋग्वेद था। इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद था। और ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद की अनेक बातें, ऋग्वेद की जो संहिताएं हैं, जो इसके श्लोक वगैरह है, जो इसके सिद्धांत वगैरह है, इसकी अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ, ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता, क्या नाम है इस ग्रंथ का? अवेस्ता। इसी को आप जेंदावेस्ता भी कह सकते हो। कौन सा नाम लिखा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको कि ऋग्वेद काल की बातें या ऋग्वेद ग्रंथ की बातें, ऋग्वेद के श्लोक संहिताएं वगैरह किस ईरानी ग्रंथ में पाए जाते हैं? तो अवेस्ता या जेंदावेस्ता में मिलती है। ऋग्वेद जो है वेदों में सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है, ये ध्यान रख लेना। लाइक और शेयर करते रहिएगा। बात समझ में आ रही होगी आपके, मैं जो बता रहा हूं आपको लिखते रहिएगा, आप नोट करते रहिएगा अपनी नोटबुक में, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। ऋग्वैदिक काल जो है, देखना ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बहुत डिफरेंस आएगा। कुछ चीजें दोनों में समान बनेगी तो उसको हम वैदिक काल बनाएंगे। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में ये किस प्रदेश में आकर बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में ही आर्यों का निवास स्थान हुआ करता था। इस काल की दूसरी प्रमुख नदी
इस काल की दूसरी प्रमुख नदी। ये सारी चीजें याद रख लेना आप, मैं इसके क्वेश्चन सीरीज पे लेकर के आऊंगा। तो इसकी दूसरी प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती। इसकी क्वेश्चन सीरीज भी करवाऊंगा आपसे, जैसे ही टॉपिक हो जाएगा वैसे ही सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। और फिर कहो गलत आंसर करोगे तो देख लेना, फिर आपको मैं बहुत डांटूंगा, आपको शाबाशी नहीं मिलेगी। फिर ध्यान देना, ऋग्वेद में सरस्वती जो है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा लिखा गया है, यानी कि नदियों में सबसे प्रमुख क्या लिखा गया है? नदी तमा, यानी कि नदियों में सबसे प्रमुख देवी तमे, देवी के तुल्य अंबी तमे। क्या लिखा गया है दोस्तों? अंबी तमे। लाइक और शेयर करते रहना आप। फिर उसके पश्चात ध्यान देना, ऋग्वेद में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, जिसका नाम सबसे ज्यादा बार लिखा गया है, वो कौन सी नदी है? तो याद रख लेना, यहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा। जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है वो नदी सरस्वती है। कौन सी है? सरस्वती है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? तथा दूसरी नदी सिंधु है। तथा दूसरी नदी कौन सी है? सिंधु है। फिर उसके पश्चात आगे ध्यान देना, ऋग्वेद जो है इसमें अन्य नदियों की आपके सामने चर्चा कर लेता हूं, तो ध्यान से सुन लेना। ऋग्वेद में गंगा और सरयू, गंगा और सरयू नदी एक बार, यमुना नदी, बहुत बार प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख आया है। क्या आया है? उल्लेख आया है। ये ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न आता है। सबसे पहला प्रश्न बनेगा आपके सामने, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो आपको उत्तर देकर के आना है। कौन सा उत्तर? सरस्वती नदी। फिर प्रश्न आएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी के बारे में कितनी बार मिला है उल्लेख? सरयू नदी के बारे में कितनी बार मिला है? तो इनका एक एक बार उल्लेख मिला है। फिर ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी स्तुति में नदियों की पूजा पाठ होती थी। याद रखना, ऋग्वेदिक काल में अंतिम उल्लेखित नदी गोमती है। गोमती का सबसे लास्ट में उल्लेख हुआ है। आपको पता है ये सारी नदियां आपके यूपी से होकर गुजरती है, सिर्फ सरस्वती और सिंधु को छोड़ करके गंगा नदी है, सरयू नदी है, यमुना नदी है, गोमती नदी है, ये चारों नदियां आपके उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ऋग्वेद में ही 2 नदियों का और उल्लेख है, एक तो बता चुका हूं आपको, सरस्वती, और दूसरी है इसी की सहायक नदी द्रस्तवती। सरस्वती और द्रस्तवती के मध्य के प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। यह अत्यंत पवित्र प्रदेश माना जाता था। यह अत्यंत पवित्र प्रदेश माना जाता था।
आ रही है मेरी बात समझ में आपके? अगर आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऋग्वेद में ही उल्लेख आया है आर्यवर्त का। किसका आया है दोस्तों? आर्यवर्त का। तो आर्यवर्त के बारे में ध्यान से सुनना। आर्यवर्त के बारे में, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक तथा पूर्वी समुद्र से, यानी कि बंगाल की खाड़ी, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक का संपूर्ण क्षेत्र, पश्चिमी समुद्र तक का संपूर्ण क्षेत्र आर्यवर्त कहलाता था। इसी क्षेत्र में रहती थी आर्य जाति, यानी कि संपूर्ण उत्तरी भारत। ठीक है ना? ऋग्वेद में हिमालय पर्वत, देखना किस किस चीजों का उल्लेख मिल रहा है ऋग्वेद में। हिमालय पर्वत, मैं ऋग्वेद काल का परिचय दे रहा हूं अभी, इनके सामाजिक आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन पर अभी बाद में चर्चा करेंगे हम। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी चोटी, मूजवंत का वर्णन मिलता है। कौन सी चोटी का? मूजवंत का वर्णन मिलता है। यह भी ध्यान रखना आप। फिर उसके पश्चात ये जो चोटी है मूजवंत चोटी, यह चोटी सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। सोमरस क्या है? तो ध्यान रख लेना, एक मादक पेय पदार्थ है जो माना जाता है कि देवताओं के द्वारा पिया जाता था। सोम वैसे ऋत का देवता है, प्रकृति का पालक है, परंतु नाम आता है सोमरस। तो ये एक मादक पेय पदार्थ है जिसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ हुआ करता था, सोमरस। फिर उसके पश्चात आगे ध्यान देना, इसी में ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियां, ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियां गंगा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में बहती थी। पूर्वी भारत की नदियों की जानकारी नहीं मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की जानकारी नहीं मिल रही है यहां पर। फिर उसके पश्चात ध्यान देना, ऋग्वेदिक आर्यों की प्रमुख नदी सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी। इसी क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। इसी क्षेत्र को क्या कहा गया है दोस्तों? सप्त सिंधु कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में, नदी सूक्त कौन से मंडल में है? तो ध्यान रख लेना, नदी सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित, यानी कि परिगणित नदी कहा गया है। ठीक है, तो ये थी नदियों की जानकारी ऋग्वेदिक काल की। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही होगी ये जानकारी।
अगर आपको पसंद आ रही है तो फटाफट दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा, इस क्लास को शेयर कीजिएगा, आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो अब तक मुझसे नहीं जुड़े और भी ज्यादा क्लासें लेने के लिए आप यहाँ पर जुड़िए मुझसे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और मुझे सर्च कीजिएगा रणधीर चौधरी के नाम से, और सर्च करके आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आपको मेरी डेली 3 से 4 स्पेशल क्लासेज मिलेगी जो कि फ्री क्लासेज है। इसके अलावा आप इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो आप जल्दी से जल्दी प्लस कोर्स ले लीजिएगा। अगर आपको प्लस कोर्स की जानकारी नहीं है तो आप मुझसे जुड़िएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको जानकारी है तो आप प्लस कोर्स परचेज कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का प्लस कोर्स ले रहे हो अनअकैडमी से, तो आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। उस रेफरल कोड में आप RAN10 लिखते हो, कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यू है, ये स्पेस मत दे देना। अगर ये लिखते हो आप तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देता हूं, ऋग्वैदिक कालीन नदियां कौन कौन सी थी, उनके क्या क्या नाम थे। अब हम जानकारी लेंगे किसकी, ऋग्वैदिक कालीन नदियां। मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगा आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप कॉपी में नोट करते रहो, हेडिंग बना लो ऋग्वैदिक कालीन नदियां। एक तरफ मैं लिखूंगा वर्तमान नाम, एक तरफ में क्या लिखूंगा, वर्तमान नाम, कौन सी नदी है जिसको आप जानते हो, वर्तमान वाली को तो सबको जानते हो ना, और उसका उस समय का नाम यानी कि प्राचीन नाम, उस समय ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी। तो सबसे पहला ध्यान से सुनना, सबसे पहले नाम आता है सतलज नदी का। कौन सी नदी, सतलज नदी। इस सतलज नदी का उस समय ऋग्वैदिक काल के समय में कौन सा नाम था, सतुद्री। बहुत बार परीक्षा में आता है ये नाम है कि फलानी नदी को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। चिनाब बहुत बार पूछा गया है, चिनाब और रावी को परीक्षाओं में। चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, अस्किनी के नाम से। किस नाम से, अस्किनी के नाम से। फिर अगला नाम कौन सा आएगा, सिंध नदी। अभी सिंध है ये, और उस समय कहते थे सिंधु। वर्तमान में सिंध नाम है इस नदी का, सिंधु नाम नहीं है, ठीक है। गोमल नदी, वर्तमान नाम क्या है, गोमल, और उस समय का नाम क्या था, गोमती। उस समय का क्या नाम था, गोमती। ध्यान से सुन लेना। सोहन नदी वर्तमान में, और उस समय का इस नदी का नाम था सुषमा नदी। क्या नाम था दोस्तों, सुषमा नदी। फिर उसके पश्चात ध्यान देना अगली नदी के बारे में, व्यास नदी। कौन सी नदी, व्यास नदी। इसको कहा जाता था विपाशा। क्या कहा जाता था दोस्तों, विपाशा, ठीक है। आगे और देखना, और भी नदियां हैं बहुत सी, वही चीज, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। तो ध्यान देना, वर्तमान नाम है रावी, वो नदी जिसके किनारे दसरा यज्ञ युद्ध हुआ था। तो इसका नाम मिलेगा आपको परूशनी नदी नाम। क्या नाम मिलेगा, परूशनी नदी नाम। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, चिनाब का और रावी का। झेलम नदी का भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है एग्जाम्स में, तो ध्यान देना। झेलम का उस समय क्या नाम था, वितस्ता। क्या नाम था दोस्तों, वितस्ता। ऋग्वेद में झेलम को झेलम नहीं लिखा गया है, वितस्ता लिखा गया है। कुर्रम नदी, वर्तमान की नदी जिसका नाम है कुर्रम नदी, उसका उस समय नाम था क्रुमु। क्या नाम था, क्रुमु। फिर ध्यान देना, काबुल नदी वर्तमान की, और उस समय इसका नाम था कुंभा। क्या नाम था, कुंभा। फिर दोस्तों ध्यान देना अगली नदी, स्वात नदी वर्तमान की, स्वात नदी घाटी है, इसका नाम उस समय सुवास्तु। क्या नाम लिखा गया है, सुवास्तु। गंडक नदी, जानते हो ना गंडक, यूपी बिहार वाले तो अच्छे तरह से जानते होंगे गंडक को। इसका क्या नाम था, सदानीरा। क्या नाम था उस समय में, सदानीरा। आई बात समझ में। पंजाब जो शब्द आया है, पंजाब शब्द, पंजाब शब्द जो आया है ये 5 नदियों के कारण आया है। कितनी नदियों के कारण आया है, 5 नदियों के कारण कहलाता है।
अब हमें देखना है आगे ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? राजनीतिक व्यवस्था। तो एक बार आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं एक बार आपको पुनः रिकेप करवा देता हूं पूरे मैटर को, तो ध्यान से सुन लेना। हम पढ़ रहे हैं आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल। कल की क्लास में मैंने आपको वैदिक काल का पूरा परिचय दिया था। ऋग्वैदिक काल क्या है? वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता के जो दो काल है, इनमें से ये काल ऋग्वैदिक काल किसने निर्धारित किया था? तो दोस्तों उस इतिहासकार का नाम है विंटरनित्ज। क्या नाम है? विंटरनित्ज। विंटरनित्ज, इतिहासकार विंटरनित्ज ने ऋग्वैदिक काल का समय और इसकी सारी चीजें निर्धारित की है। यहीं पर जानकारी मिलती है कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता है या संपूर्ण वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक संस्कृति जो थी ग्रामीण थी, पशुपालन पर आधारित थी और राजतंत्रीय व्यवस्था इसमें शामिल थी। राजाओं का शासन हुआ करता था, छोटे छोटे कबीले होते थे, उन कबीलों का एक सरदार होता था जो कि पूरे कबीले का नेतृत्व किया करता था। और ये जो ऋग्वैदिक आर्य हैं, प्रारंभिक समय के जो आर्य हैं, ये घुमक्कड़ प्रजाति के थे, घूमते रहते थे, स्थान बदल बदल कर जीवन जिया करते थे। इसी कारण ऋग्वैदिक काल में कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई स्थायी निवास नहीं बनाया, तो इन्होंने कृषि पर ज्यादा प्रयोग नहीं किए। वही इन्होंने प्राचीन तरीके को अपनाया, जिस तरीके से थोड़ी बहुत पैदावार करते आ रहे थे उसी हिसाब से। ये ऋग्वैदिक काल क्यों कहलाता है? क्योंकि इस समय का सबसे प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद था, और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है अवेस्ता या ज़ेंदावेस्ता, उसमें मिलता है। ज़ेंदावेस्ता या अवेस्ता में। तो यहां से ये भी आपके लिए प्रश्न बनेगा। ऋग्वेद काल जो है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु, क्योंकि इसके लोग सिंधु नदी के आसपास ही रहा करते थे। तो सप्त सिंधु प्रदेश था सिंधु और उसकी सहायक नदियों के कारण, तो इसके जीवन का संपूर्ण जो वहन हुआ करता था, इनकी संपूर्ण जीवन रेखा जिस नदी पर निर्भर थी दोस्तों, तो वो नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। दूसरी प्रमुख नदी जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि वो दूसरी प्रमुख नदी सरस्वती हुआ करती थी। ऋग्वेद जो है उसमें सरस्वती को नदी तमा देवी तमे अंबी तमे लिखा गया है, यानी कि इसकी पूजा की जाने वाली नदी है, देवी के तुल्य माना गया है। नदी तमा नदियों में सबसे उत्तम कहा गया है सरस्वती को। ऋग्वेद में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है वो नदी कौन सी है? सरस्वती। देखो ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु है, परंतु जिसका सबसे ज्यादा उल्लेख मिला है वो सरस्वती है। और दूसरी प्रमुख नदी इनकी कौन सी है जिसका सर्वाधिक उल्लेख मिला है? सिंधु। ऋग्वेद में गंगा नदी और सरयू नदी का एक बार उल्लेख आया है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख आया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो आपको उत्तर देके आना है कौन सी नदी? सरस्वती नदी। और गंगा का कितनी बार हुआ या सरयू का कितनी बार हुआ? तो 1 बार। इसके अलावा ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें नदी स्तुति दी गई है। प्रश्न यहाँ से पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि नदी स्तुति ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है? तो 10वें मंडल में मिलती है। और उस 10वें मंडल में जो अंतिम बार जिस नदी की स्तुति की गई है, उल्लेख किया गया है, वो नदी कौन सी है? गोमती नदी है। इसी ऋग्वेद में 2 नदियों की जानकारी मिलती है कि सरस्वती और दर्शवती नदियां थी, और इन नदियों के जो बीच का प्रदेश था उस प्रदेश को, इसका जो दोआ प्रदेश है उसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ये प्रदेश भारत के अन्य प्रदेशों से सर्वाधिक पवित्र माना जाता था, क्योंकि सरस्वती का हिस्सा था, नदी तमे का हिस्सा था। फिर इसी ऋग्वेद में आर्यवर्त का उल्लेख मिला है। आर्यों का स्थान तो ये हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला से पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक था, यानी बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक था। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की भी जानकारी मिलती है। हिमालय की चोटी है जिसका नाम है मूजवंत, उसके बारे में जानकारी लिखी गई है। ये मूजवंत चोटी इसलिए प्रसिद्ध रही क्योंकि यहाँ से सोमरस प्राप्त होता था। सोमरस क्या है? एक मादक पदार्थ है जो देवताओं द्वारा पिया जाता था। वैसे सोम एक देवता भी है जो ऋतु के पालक है। ऋग्वेद में जितनी भी नदियों का वर्णन आया है उनमें से अधिकांशतः नदियां गंगा यमुना के पश्चिम की ओर बहती है। वैसे गंडक है, सरयू है, इनका भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, क्योंकि सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे इसलिए इनकी प्रमुख नदी हो गई। ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उस नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है।
ठीक है ना। नदी सूक्त में परिगणित के नाम से पूजा गया है। वैसे व्यास का क्या नाम लिखा गया है तो आपके सामने है, विपाशा नाम लिखा गया है। ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं, जो वर्तमान की नदियां हैं, उन नदियों को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, ये यहाँ पर मैंने आपको डिटेल दे दी है। तो आप इस चीज के स्क्रीनशॉट ले लेना। आप, मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़ना ना भूलिएगा। डेली शाम 6 बजे आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूपी एग्जाम्स पर, जिस पर आपको यूपी टेट, सुपर टेट के अलावा ऑल इंडिया लेवल्स की जितनी भी एग्जाम जिनमें इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में आती है, उनकी एक बहुत ही शानदार तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जुट जाइएगा हमारे साथ। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अभी आज आपसे लेना चाहूंगा विदाई। कल फिर शाम 6 बजे आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम।